हाँ तो बच्चों, पिछले 2 टर्म से हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के का अध्ययन हम लोगों ने किया। आइए इस चैप्टर से संबंधित या अब तक जहाँ तक पढ़ा गया है उससे संबंधित एक 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के माध्यम से या अन्य सभी अन्य बुक से भी मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ। और इसी बहाने स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करने का प्रयास मैंने किया है। ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 है एनसीईआरटी की बुक का। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। और भी कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स के जो कोई भी क्वेश्चंस हो या कहीं के भी कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो हम इसको समझाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि आप ये समझ लेंगे तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। तो आइए हम ये देखते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1.4 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों और द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला जो पोर्शन ज्ञात करना है वो इन दोनों बलों का के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। इसमें दिया हुआ है पहला सेक्शन 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन के लिए, और दूसरा दिया हुआ है 2 प्रोटॉनों के लिए। ये पहले वाले खंड ए में करना है। खंड बी में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 into 10⁻31 केजी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके सोल्यूशन में 2 आवेशों की कल्पना करते हैं। सपोज दैट दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज स्मॉल r। इन दोनों के बीच की दूरी जो है स्मॉल r। ये दोनों को अगर धनात्मक माना जाएगा तो दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो दोनों में आकर्षण होगा। इन्हीं आवेशों में से एक को कभी हम प्रोटॉन मान लेंगे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। यदि इसको हम प्रोटॉन मानेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन मानेंगे, या इसको भी प्रोटॉन मान लेंगे तो इसको भी प्रोटॉन मान लेंगे। और जो बीच की दूरी दी हुई है इसमें 1 एंगस्ट्रॉम, इससे कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों में आवेशों के कारण सपोज दैट ये धन आवेश है और ये धन आवेश है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा और इन आवेशों का अपना द्रव्यमान भी होगा। यहाँ पर मास ऑफ Q1 भी लिख सकते हैं, इसको मास ऑफ Q2, मास ऑफ Q2, चार्ज Q2। तो ये अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये पूछ रहा है, तो इधर वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे और इधर वाले बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि Fe/Fg की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। पहले वाले में क्वेश्चन को एक बार मैं और बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि 2 वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा 2 स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों आवृत द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो क्वेश्चन है नहीं बता रहा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ क्या है, कहना यह चाह रहा है कि E is equal to electrostatic force is equal to some constant K Q1 Q2 upon R square and Fg is equal to capital G into M1 M2 upon R square। यहाँ M1 की जगह पर MQ1 भी हो सकता है, M2 की जगह पर MQ2 भी हो सकता है, दोनों के द्रव्यमान। तो इस फार्मूले की सहायता से दोनों के बीच लगने वालों बलों की तुलना करके और फिर इन दोनों को डिवाइड करके हमको इसके इनके प्रबलताओं की तुलना करनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन
ये रहा प्रोटॉन। इन दोनों के बीच की दूरी हम r मान करके हम कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो इनके आवेशों के कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम Fe से डिनोट करते हैं। एक धन है और एक ऋण है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए Fe। ये दोनों अपने मास के कारण भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन मास के कारण इन दोनों पर लगने वाला बल Fg है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 इज इक्वल टू, इस पर Q1 इसको माने थे, Q1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू प्लस C, Q1 इज इक्वल टू माइनस C, माइनस है तो माइनस Q2। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, तो यहाँ प्रोटॉन पर आवेश, अतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य वैद्युत बल Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 के जगह माइनस C प्लस C अपान R स्क्वायर। यहाँ पर इसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए मॉड लगा दिया जाता है। तो जब मॉड लगा देते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, ये भी 1.6 × 10⁻⁹, ये भी माइनस वाले चिन्ह को हम यहाँ मॉड लगाते ही यहाँ से क्या करेंगे, बढ़ जाएगा अपान R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, इसको हम लास्ट के लिए भी याद रखेंगे ताकि हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू दीज फोर्सेस, तो उसके लिए भी ये काम आएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला बल। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, इसका मास ऑफ प्रोटॉन mp। तो इन दोनों के बीच न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से Fg इज इक्वल टू माइनस G इंटू me mp अपान R स्क्वायर। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जो है ये इसकी वैल्यू है Fg की वैल्यू यह है, Fg की वैल्यू जो है ये G की वैल्यू है नीचे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया ही हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया है, R स्क्वायर से कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो इससे Fe में डिवाइड करेंगे Fg से, उल्टा भी कर सकते हैं, Fg अपान Fe भी निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे Fe अपान Fg कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में लिखा, इसको डिनोमिनेटर में लिखा, डिवाइड कर दिया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू Fe mod of Fe upon mod of Fg is equal to 2.4 into 10⁻39, अर्थात Fe is very very greater than Fg। ये जो वैद्युत बल है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद हम देखने चल रहे हैं कि अगर यही दोनों प्रोटॉन होते तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल किस अनुपात में काम करते। अभी हमने तुलना किया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण के बल के बीच। अब हम तुलना करने चल रहे हैं दो प्रोटॉनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल हो जाएगा मॉड ऑफ Fe, मॉड लगा दिया इसलिए ताकि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का चक्कर समाप्त हो जाए। 1/4πε0 प्लस C, इस पर भी आवेश प्लस C, इस पर भी प्लस R स्क्वायर, भाग दे दिया। ये वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 में नाम दिया। तथा दो प्रोटॉनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल मॉड ऑफ Fg, यहाँ निगेटिव होता है क्योंकि ये आकर्षण का बल होता है सदैव, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ का ऋणात्मक चिन्ह चला गया है। और G mp मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर हो जाएगा, या मास ऑफ प्रोटॉन और ये G की वैल्यू है और ये R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे थर्ड में फोर्थ से, तो हमारे ये आ जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 1.3 × 10⁻36, अर्थात electrostatic force is 10⁻36 times greater than the gravitational force between the proton। तो इसमें क्या होता है, ये 10⁻36 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि Fe is very very greater than Fg। अब हम इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण की गणना करेंगे।
तो पार्ट ए में आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का कैलकुलेशन दिया गया है, तो वहां से हम Fe की वैल्यू रखेंगे। बस अंतर यही है कि उस समय R की वैल्यू दी हुई नहीं थी, लेकिन इस पार्ट बी को सॉल्व करते समय R की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, तो उस वाले फार्मूले में R = 1 एंगस्ट्रॉम रखेंगे। यहाँ पर Fg क्यों नहीं लिखा जा रहा है? Fg इसलिए नहीं लिखा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स की तुलना में कम होगा, नगण्य होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के त्वरण को ज्ञात करते समय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि Fe के बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कर लीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लीजिए, ये पहले लिखा गया है फार्मूले में, केवल R की वैल्यू हमने लिख दिया है 1 × 10⁻⁻10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख करके कैलकुलेट कर दिया जाएगा, तो इतना आप प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद से प्रोटॉन का त्वरण जैसे यह है, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर बस केवल जो निकाला गया था ये वाले दोनों फोर्स बराबर होंगे, बस केवल नीचे R की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम रखनी है तो रख दिया हमने, और यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन है, इतना किलोग्राम, दोनों ऐसा सिस्टम में है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोटॉन का जब निकालेंगे ये मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा, और ये भी जो है मीटर/सेकंड स्क्वायर। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे विचार करें हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये है 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है। ये Q1 भी Q के बराबर, Q2 भी Q के बराबर, Q3 भी Q के बराबर, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। यह इसकी भुजा की लंबाई है L, स्मॉल l। हमने इसको निकालना उचित नहीं समझा है, जहां इसकी आवश्यकता होगी वहां ऊपर ले जाएगा। समबाहु है तो यह ये तीनों यल हो जाएंगे। त्रिभुज के केंद्रक पर दर्शाए गए, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, जो सम्मुख शीर्ष से किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, और माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जो है, इसको माध्यिका को या मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर यह लंबाई 2 है तो ये लंबाई 1 होगी। हमको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसको बड़े इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। इसको आप देखिए, तो ये तीनों इस शीर्ष पे स्थित हैं। अब क्या, त्रिभुज के केंद्रक पर निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q, यहाँ पर कैपिटल Q आवेश है, जो Q का सजातीय, ये स्मॉल Q का सजातीय अर्थात यह धनावेश है तो यह भी धनावेश है, पर कितना परिणामी बल लग रहा है, इस पर कितना परिणामी बल लग रहा है, इसको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किताब में एक चित्र बना दिया हुआ है, दिखला दिया हुआ है कि ये आवेश स्मॉल Q के कारण इस पर लगने वाला बल Fb है, इस डायरेक्शन में, इसके कारण लगने वाला बल Fc, या आवेश C मान लिया जाएगा तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल Fc, या आवेश A है तो इसके कारण इस पर बल लगने वाला बल जो है Fa मान लिया गया है। हालांकि किताब में F1, F2, F3 मान के चला है, हम Fa, Fb, Fc मान के चल रहे हैं। यहाँ पर चूंकि शीर्ष से ही ये तीनों दूरियां ली गई हैं केंद्रक की या सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल की, इसलिए ये OA, OB और OC ये तीनों बराबर होंगे। इसको R के बराबर मान लेते हैं, ये ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द ट्रायंगल, सममितता से जो है ये लिखा जा सकता है। अब आपको ये भी पता है कि इन तीनों बलों के परिमाण बराबर होंगे, Fa, Fb, Fc। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल Q है, यहाँ कैपिटल Q, स्मॉल Q कैपिटल Q, स्मॉल Q कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस से डिस्टेंस से डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये और ये तीनों बराबर है, तीनों को मान। तो mod of Fa is equal to mod of Fb is equal to mod of Fc is equal to 1/4 pi epsilon naught Q स्मॉल Q into कैपिटल Q upon R स्क्वायर। ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई तीनों बलों की। अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं कंपोनेंट मेथड से, घटक
विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर FA की दिशा जो होगी AO की दिशा में, A से O की दिशा में नीचे की तरफ होगी, और FB की डायरेक्शन जो होगी B से O की तरफ होगी, क्योंकि दोनों सजाती हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और Q3 जो है, Q3 के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल जो है FC, इसकी डायरेक्शन जो है CO डायरेक्शन में होगी। ये दिशा मैंने दर्शा दिया। अब क्या करते हैं, इन तीन बलों को एक पॉइंट पे बनाए। यहाँ पे हम मैंने बना दिया FA, इसको FB, इसको FC। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x एक्सिस की कल्पना करते हैं और y एक्सिस की। इस आवेश कैपिटल Q पर ही x और y एक्सिस की कल्पना करते हैं। आपको पता है कि यह 60 अंश का है तो यह 30 अंश का होगा, आधा है, आधा होगा। जब ये 30 अंश का होगा, इसी के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचिए। रेखा जब खींचेंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इसलिए यह 30 अंश का है तो ये कितने अंश का, ये 30 अंश का होगा, तो यह भी 30 अंश का होगा। इस तरीके से हमने एक समांतर खींच करके इसका पिक्चराइजेशन करने का यहाँ पे प्रयत्न किया कि 30 अंश का हो जाएगा। अगर यह बल FB है तो FB का इस दिशा में कंपोनेंट FB का 30 डिग्री, और FB का ऊपर वाले डायरेक्शन में ये जो दिखलाया गया है FB sin 30। हालांकि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग इसलिए दिखलाने के लिए हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे एरो का प्रयोग किया है। तो ये FB cos 30 और ये ऊपर वाला कंपोनेंट FB sin 30। इसी तरीके से यह FC है तो FC का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट FC का cos 30 होगा और ऊपर वाले डायरेक्शन में FC sin 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में लगने वाले समस्त बलों का योग, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में है तो बल पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो बल नेगेटिव होगा। यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में है तो द फोर्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड जब नीचे की तरफ होगा तो द फोर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। इट मीन्स द टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन। तो आप लिख रहे हैं FB cos 30, यहाँ लिख दिया गया, और यहाँ लिखा जाएगा -FC cos 30। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, चूंकि FB और FC दोनों बराबर हैं, यहाँ पर निकाला गया है FB और FC की वैल्यू दोनों बराबर है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया Fx इज इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स 0। इसी तरीके से y डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स द टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन Fy इज इक्वल टू FB sin 30 plus FC sin 30 minus FA, because the direction of FA is opposite to the y direction। तो जो y डायरेक्शन के अपोजिट है, नीचे की तरफ y डैश डायरेक्शन में है, y प्राइम की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर -FA कर दिया। इन दोनों को जोड़ करके और यहाँ -FA कर दिया गया है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, ये भी sin 30 की वैल्यू हाफ होगी। FB FC के बराबर है, जो ये तीनों बराबर है, तो क्यों ना हम तीनों को, इसको भी FA लिख लेते हैं, इसको भी FA लिख लेते हैं FA। तो FA/2 plus FA/2 it will become FA, and FA minus FA is equal to 0। y डायरेक्शन में लगने वाला भी टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F is equal to √fx² plus Fy² is equal to 0। अब किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि यही चीज रोटेट करने लगे, 60 डिग्री पर रोटेट करा दिया जाए, तथा इस पर लगने वाला संपूर्ण रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल शून्य न हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि परिणामी बल शून्य है। अगर परिणामी बल शून्य न हो तो यह चार्ज किस डायरेक्शन में जाए, कुछ देर तक के लिए आप मान लीजिए कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं। 60 डिग्री से रोटेट कराने का मतलब क्या है कि ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, अर्थात इसको यहीं पे, इस पूरे सिस्टम को यहीं पे स्थित रखते हुए यह वाला कॉर्नर जो है कहीं इसके सामने चला है, इस वाले लाइन के सामने चला है, तो ये वाला कॉर्नर इस वाले लाइन के सामने चलाएगा, और ये जो है इसके नीचे चलाएगा। और चूंकि इस पर परिणामी बल शून्य नहीं है, यह इधर की तरफ जा रहा था, तो जब धीमे धीमे इसको घुमाएंगे त्यों त्यों इसकी भी डायरेक्शन, ये उस दिशा में जा रहा था, त्यों त्यों भी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मुड़ती हुई आएगी, और ये वृत्तीय पथ पर कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई त्रिज्या के पथ पर गति करेगा। अगले टर्म पर हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में, अर्थात घनकोण के बारे में, विद्युत फ्लक्स, आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तथा एक और एग्जाम्पल को लेकर के उसको समझाने का प्रयास करें।